नमस्कार दोस्तों, ज्योमेट्री की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्थोसेंटर लंब केंद्र का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 कल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये ट्रेंगल ए बी सी दिया है जिसके अंदर ए बी भी दिया है, बी सी भी दिया है, सी ए भी दिया है, यानी तीनों साइड्स दी गई हैं। और स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस जो अंदर सर्कल बनेगा उसकी रेडियस यानी उसकी त्रिज्या भी दी गई है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि बताएं लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा जो शीर्ष लंब है वो क्या होगा। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पता कैसे लगेगा। ठीक है, ये शीर्ष लंब पता कैसे लगेगा। एल्टीट्यूड क्या है, शीर्ष लंब क्या है, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक ट्रायंगल बना। ठीक है, ये बना हमारा एक ट्रायंगल, तो हम शीर्ष लंब किसे बोलते हैं, एल्टीट्यूड किसे बोलते हैं। तो देखिए आप लोग, मैं आपको बताता हूँ। एल्टीट्यूड हमने कल भी पढ़ा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। एल्टीट्यूड हम बोलते हैं कि यहाँ से एक लाइन लेके आओ आप लोग और सामने वाली लाइन पे गिरा दो परपेंडिकुलर लंब, है ना। शीर्ष से उठाओ यहाँ से और यहाँ डाल दो परपेंडिकुलर लंब डाल दो, उसे ही कहा जाता है एल्टीट्यूड शीर्ष लंब। ठीक है, अब होता यह है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर हम 3 शीर्ष लंब यानी 3 एल्टीट्यूड डाल सकते हैं। ये यहाँ से पकड़ के यहाँ डाला, एक बार यहाँ से पकड़ के डालेंगे और एक बार यहाँ से पकड़ के। अच्छा, यहाँ से पकड़ के जब हम डालेंगे सामने वाले पे लंब डलना चाहिए, तो वो लगभग यहाँ आएगा, यहाँ सामने वाले पे परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ से पकड़ के सामने वाले पे डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पकड़ के सामने वाले पे डालेंगे तो ये इससे डलेगा। तो आप लोगों ने देखा 3 प्रकार के लंब, 3 प्रकार के परपेंडिकुलर डल सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये समझ में आया ना आपको कि मैंने यहीं अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाता तो फिर वो 90 डिग्री नहीं गिर पाता। ठीक है, 90 लगभग यहीं पे गिरेगा, वो इस लाइन के ऊपर बिल्कुल ऐसा सीधा। अगर ये लाइन ऐसी है, ये लाइन जो ना ये ब्लू वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, अगर ये सीधी होती तो फिर ये जो रेड वाली लाइन आ रही है ना ये भी ऐसे सीधी जाती। लेकिन क्योंकि ये थोड़ी सी झुकी हुई है ब्लू वाली, तो रेड वाली को भी हमें ऐसे झुकाना पड़ा है, ऐसे ले जाना पड़ा है। ठीक है, तो ये रेड वाली ये 90 गई इस ब्लू वाली के ऊपर। ठीक है, ऐसे इधर ये ब्लू वाली के ऊपर ये रेड वाली 90 गई। ठीक है, तो मुझे आप लोग बताओ इसमें से 1, 2 और ये 3, इन 3 में से सबसे बड़ा एल्टीट्यूड, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन है। क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कौन है। डेफिनेटली यही वाला है, यही वाला। ठीक है, अब हम हर बार कैसे पता करेंगे, यहाँ तो हमें प्रैक्टिकली दिख रहा है कि ये सबसे बड़ा है, लेकिन हम हर बार कैसे पता करेंगे। जैसे इस ट्रायंगल की तो सभी साइड एक जैसी है। ठीक है, इसमें तो सभी एल्टीट्यूड एक जैसे दिखाई देंगे हमें। तो देखिए बहुत आसान है पहचानना, आप लोग समझिएगा ध्यान से इस चीज़ को। ये तो आपको पता लग गया कि यही सबसे बड़ा लाल पेन से चलाया गया एल्टीट्यूड सबसे बड़ा है, बाकी दोनों ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पता हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे। ठीक है, प्रैक्टिकली ना देखते हुए अगर आप देख रहे हो ये 2 सबसे बड़ी साइड थी इस ट्रायंगल की, ब्लू वाले पे ध्यान देना, ब्लू की 3 लाइनें हैं हमारे पास, ये 2 सबसे बड़ी लाइन है। तो ये 2 सबसे बड़ी लाइन है, तो इनके साथ में आने वाली जो लाइन है, जो एल्टीट्यूड है, वही सबसे बड़ा होगा या नहीं होगा, वही वाला। इसका मतलब ये है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 जो ब्लू लाइन है सबसे बड़ी वाली, ये ब्लू लाइन तो बहुत छोटी है, तो 2 ब्लू लाइन के साथ जो एल्टीट्यूड आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, या फिर देखिए ये पहले वाले को थोड़ा सा साइड में करो और दूसरी जो बात मैं बता रहा हूँ ना उसको एंटर करना आप। ठीक है, इसका मतलब ऐसा भी हो जाएगा कि जो सबसे छोटी वाली भुजा जो है, सबसे छोटी वाली जो साइड है, उसके ऊपर जो गिरने वाला जो साइड होती है, उसके ऊपर जो गिरने वाला एल्टीट्यूड होता है वो सबसे बड़ा होता है। ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड पे अगर आपको एल्टीट्यूड गिराओगे तो वो सबसे बड़ा एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, बस आपको ये समझना है, सबसे छोटी साइड पे जो एल्टीट्यूड आएगा वही लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ा एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, इस बात को दिमाग में घुसा लेना। अब आप लोग, अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, देखें आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोग इसमें AB 7 दिया है, मैं यहाँ फिट कर लेता हूँ। ये रहा AB हमारा 7, BC हमें 6 दिया है, ये रहा हमारा 6, और AC हमें 8 दिया, ये रहा हमारा 8। ठीक है, अब देखिए आप लोग इसमें R दिया है 3√15/2 और लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड पूछा है।
पहले मुझे ये बताएं, लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड ए से आने वाला होगा, बी से जाने वाला हो या सी से जाने वाला होगा? इन तीन में से कौन सा होगा लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड? तो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड उस वाली साइड पे गिरेगा जो सबसे छोटी साइड होगी। ये देखिए, ये BC सबसे छोटी साइड थी, इस पे आके ये सबसे बड़ा एल्टीट्यूड गिरा है। तो यहाँ 6, 7, 8 में से सबसे छोटा 6 है, तो इसके ऊपर यहाँ से लाइन गिरेगी आके, इसका मतलब ये वाला एल्टीट्यूड सबसे बड़ा एल्टीट्यूड, सबसे बड़ा शीर्षलंब होगा ये वाला। ठीक है, चलिए इस चीज़ को अब हम ध्यान रखेंगे। ये तो हमें इसकी लंबाई निकाल के देनी है कि क्या होगा। ठीक है, बड़ा आसान है, देखिए आप लोग मैं कैसे निकालूंगा इसकी लंबाई। ठीक है, आप मुझे इसको मैं h मान लूँ, इसको मैं h मान लेता हूँ, है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे ये बताएं, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना है, ट्रायंगल का एरिया, तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। 1/2 बेस 6 हो गया और हाइट हमारी h हो गई ये। ठीक है, अब हमें रेडियस दी है, तो आप लोग ध्यान देना, ये स्मॉल r देखते से ही आपके दिमाग में क्या आता है मुझे बताएं आप लोग। मैंने आप लोगों को पिछले कई लेक्चरों से एक चीज़ पढ़ाते आया हूँ, वो चीज़ ये है, स्मॉल r देखते से ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए, r इक्वल्स टू ट्रायंगल अपॉन एस, डेल अपॉन एस, यानी r बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एस होता है। ये हम पढ़ते आए हैं, ये इन सेंटर अंतः केंद्र जो है ना 4 पार्ट, उसमें मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, तो मुझे ये बताएं, यहाँ से अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसमें एस को इधर ले जाऊँ तो r इंटू एस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी निकल जाएगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारा, r और s का मल्टीप्लाई से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। तो देखिए, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये रहा, और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल में लिख देता हूँ r इंटू एस। ठीक है, ये हो गया, बस हो गया हमारा काम। आप लोग देखें ज़रा, r भी रखा है हमारे पास और s भी रखा है हमारे पास। देखिए कैसे रखा है, 1/2 6 इंटू एच इक्वल्स टू r दिया है हमें 3√15/2। अगर ये r नहीं भी दिया होता तो भी हम इस फॉर्मूले से r निकाल लेते हैं ना। चलिए, लेकिन दिया है हमें 3√15/2। ठीक है, अब बारी आई है s की। अब मुझे बताओ आप लोग s कैसे निकालोगे? अरे भैया, s बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए बी सी यहाँ पे साइड से हैं, ए बी सी कितना है, 6, 7, 8, 6, 7 और 8 बटे 2, 6, 7, 8 को जोड़ेंगे ना आप तो 21 हो जाएगा ये, तो 21/2 ये हो गया हमारा s। तो ये लिख दिया हमने यहाँ पे s 21/2। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें आप लोग, ये 2 से 6 कितनी बार में गया, 3 बार में गया, और ये 3 से 3 भी गया, तो h बराबर 21√15 और नीचे 2 2 जा कितना हो गया हमारा 4। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये CDS ने पूछा है कई बार, आप लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहली चीज, ट्रायंगल ABC है और एक O लिखा हुआ है। O के बारे में बताया गया, O इज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र है। लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर आप लोग समझते हैं कैसे बनता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। ये परपेंडिकुलर गिराओ, इधर से भी परपेंडिकुलर गिराओ, इधर से भी परपेंडिकुलर गिराओ, ये तीनों पॉइंट का मिलना यहाँ हुआ है। तो जहाँ तीनों पॉइंट मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग आगे देखिएगा, हमसे ये पूछा गया है, अगर आप इस क्वेश्चन की लाइन पढ़ रहे हैं, C इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ विच ट्रायंगल। ये जो C है ना, C ये किसका ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र किसका है ये C। O जो ऑर्थो सेंटर था, लंब केंद्र था, वो ट्रायंगल ABC का था, ट्रायंगल ABC का ऑर्थो सेंटर O है। अब वो पूछ रहा है कि C किसका ऑर्थो सेंटर है। अब ध्यान देना आप लोग, है ना। अब आपको तो ये क्वेश्चन बड़ा अजीब लगा होगा कि C कहाँ से सेंटर हो गया, C लंब केंद्र कहाँ से हो गया, लेकिन देखिए आप लोग, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए मान लीजिए ऐसा कोई ट्रायंगल है हम लोगों के पास,
ये ट्रायंगल है, ठीक है। ऐसा कोई ट्रायंगल है हम लोगों के पास। यहाँ मैं ए नाम रख देता हूँ, यहाँ बी, और यहाँ मैं ना ओ नाम रख देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है। ऐसा कोई ट्रायंगल है हम लोगों के पास। अब मुझे बताओ आप इसमें ऑर्थो सेंटर कैसे बनाओगे, लंब केंद्र कैसे बनाओगे। लंब केंद्र कैसे बनता था कि तीनों कोने से पकड़ के एक एक लाइन खींचनी पड़ती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, और तीनों लाइन जहाँ मिलती है उसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। यहाँ से पकड़ के लंब डालना पड़ता है। मुझे बताओ यहाँ से पकड़ के अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या वो, जैसे ध्यान देना, यहाँ से पकड़ के अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या वो अंदर जाएगा परपेंडिकुलर? बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। लंब मतलब कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे रखे होने चाहिए, 90 पे बिल्कुल। ये ऐसे रखा है तो ये बिल्कुल सीधा ऐसे रखा होना चाहिए, है ना। तो देखें आप लोग, तो अगर मैं ए से इस पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो वो अंदर तो गिरेगा नहीं, वो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, वो बिल्कुल सीधी लाइन होगी ही नहीं, वो तो टेढ़ी लाइन हो जाएगी। तो सीधी लाइन कैसे बनाएंगे अब आप लोग ध्यान से देखना है ना इस चीज़ को, सीधी लाइन कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस लाइन पे तो हम परपेंडिकुलर गिरा नहीं सकते बी से लेके ओ तक, तो हमें ओ से थोड़ा सा लाइन को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये बढ़ाया मैंने लाइन को आगे, ठीक है। अब हम गिराएंगे ए से परपेंडिकुलर, ए से लंब गिराएंगे। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे 90 पे है, बिल्कुल ऐसे खड़े हुए हैं अब ये दोनों, ठीक है। ये गिरा हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमने ए से गिरा लिया परपेंडिकुलर। अब हम पता है किससे गिराएंगे, बी से गिराएंगे परपेंडिकुलर। बी से परपेंडिकुलर किस पे गिरेगा, ए ओ पे गिरेगा, सामने वाली साइड ए ओ ही है। तो मुझे बताओ क्या ए से गिरा दूँ परपेंडिकुलर, वो तो टेढ़ा हो जाएगा ए से गिराऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब फिर से किसको बढ़ाना पड़ेगा, ए ओ को भी आगे खींचना पड़ेगा। ये मैंने ए ओ को आगे खींचा, ठीक है। अब बी से परपेंडिकुलर डालना है, तो बी से परपेंडिकुलर डल जाएगा कुछ ये इस टाइप से, ये डल गया हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये डला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखिए एक परपेंडिकुलर ये डला, तो ध्यान देना मैं ना इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। एक परपेंडिकुलर ये डला, मैं इस लाइन को भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में होगा क्या कि 3 परपेंडिकुलर जहाँ मिलेंगे वो होगा हमारा लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। अभी ये दोनों एक लाइन इधर थी एक लाइन इधर थी, तो लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि कहीं ना कहीं ये मिले आपस में, जैसे अभी यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है हमें, ठीक है। आप लोग ध्यान देना, हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल कौन था उसको भूल मत जाना आप लोग, ये था हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल। इस पे से हमने 2 परपेंडिकुलर खींच लिए हैं, ए से भी खींच लिया है बी से भी खींच लिया है। रेड पेन देखिए आप लोग, ए से भी खींच लिया बी से भी खींच लिया, अब हमें ओ से खींचना बाकी है। और मुझे बताओ ट्रायंगल ये वाला है, तो ओ से हम लंब यहीं डालेंगे सामने की साइड, है ना। ओ से परपेंडिकुलर वहीं डलेगा सामने। तो आप लोग देखिए ये ओ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इस ओ को मैं थोड़ा सा लेंथी करूँगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैं लंबा बना रहा हूँ इसको, ओ को, इस वाली लाइन को। ये परपेंडिकुलर जो डला ओ से परपेंडिकुलर तो यहाँ डला था, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा बना दिया मैंने, ठीक है। ये देखिए अब आप, ठीक है। तो ये तीनों लाइन का जो मिलना हुआ है ना, वो पीछे ला ला के मिलना हुआ है यहाँ पे। तो हमने ये देखा, मैं आपको एक बार है ना इसका थोड़ा सा देखिए आप लोग, एक बार एक स्मॉल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। ए बी ओ ऐसे ट्रायंगल का सेंटर जो बना है ना, ये इसका सेंटर ये यहाँ बना है, मतलब ये यहाँ बन रहा है। इसका जो ऑर्थो सेंटर बन रहा है, इसका जो लंब केंद्र बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, याद रखें आप लोग, अंदर ही नहीं बनेंगे सारे सेंटर, है ना, बाहर भी बनेंगे। तो चलिए इस ट्रायंगल का सेंटर बना है ऑर्थो सेंटर यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए आप लोग, इस पूरे ट्रायंगल को देखो अब, और इसको देखो, क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है? आप लोग ध्यान से देखना, ये 90 वाली लाइन सी तक आई थी, ये ए से 90 वाली लाइन सी तक आई थी। देखिए आप लोग 90 वाली लाइन ओ से होते हुए, 90 वाली लाइन ओ से होते हुए यहाँ तक, फिर एक बार ए से 90 वाली लाइन यहाँ तक, ए से 90 वाली लाइन यहाँ तक आ गई, फिर एक बार बी से 90 वाली लाइन यहाँ तक आ गई, फिर एक बार बी से 90 वाली लाइन यहाँ तक आ गई। तो भैया ये तो वही सी पॉइंट बन गया जो यहाँ पे था। पूरी कहानी वही है, ए से 90 बना और फिर ये आगे बढ़ गया था, यहाँ भी 90 बना ओ से आया और ये आगे बढ़ गया था, यहाँ भी बी से 90 बना आगे आया और ये यहाँ पे आ गया था। तो ये तो पूरा का पूरा वही ट्रायंगल बन गया। यानी कि बहुत आसान है। आपसे पूछा गया था कि सी जो है वो किसका लंब केंद्र, किसका ऑर्थो सेंटर होगा, तो सी जो ऑर्थो सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा, ये वाले ट्रायंगल का, ठीक
ठीक है। तो चलिए अब हम सारा पोर्शन यहाँ आ जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि सी किसका होगा, देखिए ये सी मैं ब्लू कर देता हूँ, है ना, इसको पूरे को मैं ब्लू बना देता हूँ। तो सी किसका ऑर्थो सेंटर होगा, तो इधर आ जाना आप, ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा सी, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, ये पूरा मैंने ब्लू कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लू पूरा, सी इसका ऑर्थो सेंटर था। अच्छा अब आपसे पूछ ले ऐसे ही, जैसे सी ऑर्थो सेंटर था इस पोर्शन का, बी किसका ऑर्थो सेंटर है, बी को मैं पूरा रेड है ऑलरेडी, और रेड कर देता हूँ ये बी वाला। तो बी वाला, जैसे ये सी ब्लू था, ये भी ब्लू वाला एरिया बी के लिए इस ट्रायंगल का हो जाएगा सेम। सिमिलरली जैसे इस ट्रायंगल का यहाँ सेंटर है, तो इस ट्रायंगल का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा, ठीक है। अब मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये ब्लैक पेन ले लिया मैंने, तो ए अगर यहाँ है तो ये वाला ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो कौन बन जाएगा, ए बन जाएगा। ये भी ब्लैक कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये ब्लैक हो गया। अब आप लोग बहुत बेहतर समझ गए होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऐसा कि सी किस त्रिभुज का लंब केंद्र है, तो भैया सी ब्लू कलर में बनाया, सी लंब केंद्र है इसका AOB का, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ट्रायंगल AOB का लंब केंद्र है सी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ बी किसका लंब केंद्र है, तो बी रेड वाला, ये रेड वाला देखें, बी लंब केंद्र है AOC ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOC का है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेता कि ए किसका लंब केंद्र है, ए किसका ऑर्थो सेंटर है, तो ए ऑर्थो सेंटर हो जाता BOC का, ये हो गया हमारा BOC, ठीक है, ये हो। चलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना आप लोग, इस क्वेश्चन को हल्के में बिल्कुल ना लेना है, ठीक है। अब मैं ला रहा हूं आप लोगों को इस क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए ट्रायंगल ABC है, एल्टीट्यूड शीर्ष लंब ऑफ ट्रायंगल, इस त्रिभुज के जो एल्टीट्यूड से ना शीर्ष लंब, 3 एल्टीट्यूड होते हैं, अभी बनाए थे मैंने रेड से, एक 2 है, एक 3 है और एक 4 है। तो इन रेडियस बताओ, आर बताओ। मैंने आपको अभी बोला था कि ये आर देखते से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आर इक्वल्स टू डेल बाई एस, आर इक्वल्स टू डेल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई एस, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, किसी भी हाल में ये होना चाहिए। चलिए अब हमें इन रेडियस निकालनी है, तो बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम लोग, देखिए। लेकिन ध्यान रखें, अफसोस इस चीज़ का है कि ये इस ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, ये 2 3 4 जो है इस ट्रायंगल की साइड्स नहीं है, ये क्या है, एल्टीट्यूड से शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे इसके अंदर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, ठीक है। तो एक जो शीर्ष लंब है, एक शीर्ष लंब 2 का है, ठीक है, एक शीर्ष लंब जो है वो 3 का है, और तीसरा जो एल्टीट्यूड है वो 4 का, ऐसा हमें बताया गया है, ठीक है। अब ध्यान देना, हमें निकालना है आर, ठीक है। तो आर निकालना बहुत आसान होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मुझे बताएं, अगर ये बड़ा है तो इसके सामने स्मॉल है होता है, ये बड़ा सी है तो इसके सामने स्मॉल सी होता है, बड़ा भी है तो इसके सामने स्मॉल भी होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ट्रायंगल का वो फॉर्मूला लगा दें, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला, लेकिन फिर उसमें एस की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी करके डालनी पड़ेगी, और ABC तो हमारे पास है ही नहीं ना, ABC तो है ही नहीं हम लोगों के पास, तो डालेंगे कैसे हम लोग। तो आप लोग देखिए, मैं इसका और अच्छा तरीका आप लोगों को बताता हूँ, देखते रहिए आप लोग, ठीक है। मुझे बताएं, इसको हम ट्रायंगल तो ठीक है, और एस का वैल्यू आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसा लिख लिया मैं इसका वैल्यू यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए आप लोग, अब क्या कर रहा हूँ मैं, आप लोग ध्यान देना। ट्रायंगल का एरिया, क्या इस ट्रायंगल का एरिया बता दोगे आप क्या होगा, बिल्कुल बता दोगे, 1/2, 1/2, आधार अगर ए को मानोगे तो हाइट ये होगी, आधार अगर ए को मानोगे तो हाइट ये होगी, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 a इंटू 4, ये हो गया। या फिर देखें, अगर बेस इसको मानोगे बी को तो हाइट ये 3 हो गई, फिर बेस इसको बी को मानोगे तो हाइट 3 हो गई, 1/2 b इंटू 3। ऐसे ही एक बार अगर बेस सी को मानोगे तो हाइट ये हो जाएगी 2 आपकी, 1/2 c इंटू 3, ठीक है। अब बस इतना सा कर लो कि यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से बी की और यहाँ से सी की, ठीक है। देखिए आप लोग, 2 से ये 2 टाइम्स में गया,
मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी। ये 2 बट्टे में चल जाएगा, ट्रायंगल के बट्टे में चल जाएगा 2। तो ध्यान देना आप लोग, ये ट्रायंगल ऐसा कैसा, ए की वैल्यू क्या निकली है अभी अभी, ट्रायंगल के नीचे 2 प्लस, अच्छा पूरे के नीचे 2 चल रहा है, वो हम पहले ही लिख लेते हैं, है ना। ये तो मैंने किसकी वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू पुट की है ना। ए की वैल्यू यहाँ से ट्रायंगल बाई 2। अब बी की वैल्यू यहाँ से ये 3/2 है। अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, 2/3 ऑफ ट्रायंगल प्लस। अभी मैं इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आप लोगों को, ध्यान देना, है ना। पहले मैं पूरा कर लूँ। सी की वैल्यू निकाल दो, तो ये भी 2 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा, सी भी, ठीक है। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ देखिए, हमने क्या करा था, 1/2 बेस सी था हमारा, तो हाइट 2 थी ना यहाँ पे 2, ये है ना, ये 2 है ना हमारा, ठीक है। अब ध्यान दें आप लोग, तो यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो 2 से 2 गया, सी की वैल्यू सीधे सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हो गया वहाँ से, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लें हम, और ये 2 घूम के ऊपर आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई, अच्छा यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर आप देख रहे हैं एलसीएम कितना आएगा, तो 2, 3 और 6 है, ये 6 हो गया, और ये 2 से 3 टाइम्स में 3 इंटू ट्रायंगल, और ये 3 से 2 टाइम्स में ये 4 हो जाएगा, और ये 1 से 6 टाइम्स में ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 6 हो गया। तो देखिए अब आप लोग, ठीक है, ये 6 घूम के ऊपर गया तो 12 ट्रायंगल, और नीचे 3, 4 और 6, 13 एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल से एरिया ऑफ ट्रायंगल गया, फाइनली आंसर क्या हो गया, 12/13। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जिससे आप तुरंत आंसर दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो, ठीक है। वो शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको 3 एल्टीट्यूड्स दिए जाएँ और आर पूछा जाए, ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, याद रखें आप लोग। फॉर्मूला ये है कि 1/r इक्वल्स टू 1/ha, 1/hb, 1/hc। इसका मतलब ये वह हाइट है तीनों, है ना, हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ बी, हाइट ऑफ सी। जैसे ए से आने वाली को हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ बी, हाइट ऑफ सी, ठीक है, और 1/r बराबर में। मैं इसका आंसर निकाल के बताता हूँ। हाइट ऑफ ए यानी हाइट ऑफ ए हमारे पास 4 है, 4, 4, 4, ये 1/4। हाइट ऑफ बी हमारे पास 3 और हाइट ऑफ सी हमारे पास 2 है, ठीक है, 3, 2 है हम लोगों के पास, ये रही 3, ये रही 2। अब बस हम यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम 12 हो जाएगा, और 4 से 12 3 बार में, ये 3 से 4 बार में, और 2 से ये 6 बार में। 1/r हो गया हमारा 4, 6, 10, 13/12। अगर 1/r 13/12 हो गया तो r बराबर 12/13 हो जाएगा। तो आप लोग ये फॉर्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसी पे चलें, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है हम लोगों का, देखिए आप लोग। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले, यहाँ समझने वाली चीज़ें थोड़ी सी। ये ट्रायंगल एबीसी है, ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र, सरकम सेंटर सब पढ़ चुके हैं हम लोग। ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच की डिस्टेंस दी है 9 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड यानी केंद्रक के बीच की दूरी क्वेश्चन मार्क यानी क्या होगी। ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर 9 सेंटीमीटर, तो बताओ ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। इन्हीं का हिंदी मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो आप लोग आज से एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे, ट्रायंगल के अंदर ही ये तीनों लाइन से होते हैं, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जहाँ सारे सेंटर एक ही जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन वो हर जगह नहीं होते कि सारे सेंटर एक जगह हो जाएंगे। जैसे देखिए आप लोग, ओ, जी और सी, ये तीनों ट्रायंगल के अंदर एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है। अब ये एक ही लाइन में होते हैं, तो एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखने वाली है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान देना। एक ओ है, एक जी है और एक सी है, ठीक है, ये 3 है। आपको बस एक बात सीधे सीधे ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रूफ काफ़ी बड़ा है इस चीज़ का,
तो हम लोग यहाँ प्रूफ देखने वाले नहीं हैं, आप लोगों को सीधे सीधे ध्यान में रखना पड़ेगा। OG और GC के बीच का जो रेशियो होता है ना, वो होता है 2:1। यानी O से G तक अगर 2 है तो G से C तक कितना होता है, 1 होता है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये इसलिए ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका प्रूफ काफ़ी बड़ा है ना। इतना बड़ा है कि उस समय में हम 8 से 10 क्वेश्चन दूसरे कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, OG से GC का रेशियो होता है 2:1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे, हमें O से लेके C तक 9 सेंटीमीटर दिया है। O से लेके C तक 9 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ O से लेके C तक 2 रे कितना है, 3 हो गया हमारा O से लेके C तक। तो O से लेके C तक हमारा 3 रेशियो हो गया। वो 3 रेशियो क्वेश्चन में कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 9 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये 3 गुना हो गया। आपको निकालना है O से G। O से G बताओ, O से G ये रहा, ये कितना है, 2 है, 2 रेशियो है। इसका भी हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो ये कितने सेंटीमीटर हो गया, 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं फिनिश होती है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें आप लोग। मैं आगे और शानदार क्लास लेने वाला हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूँ, रिवीजन क्लासेस भी लेने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।